सोचिए, आप बैंक के सामने खड़े हैं अपनी मेहनत की जमा पूंजी निकालने के लिए, लेकिन बैंक का दरवाजा बंद है और बाहर एक नोटिस चिपका है, बैंक दिवालिया हो चुका है। पर क्या एक बैंक रातों रात खत्म हो जाता है या इसके पीछे महीनों सालों से चल रहा कोई साइलेंट किलर होता है? चलिए आज बैंक के अर्श से फर्श तक गिरने की वो इनसाइडर स्टोरी जानते हैं जिसे बैंक आपसे हमेशा छुपाते हैं। मान लीजिए एक शहर है शांति नगर, जहां सब कुछ ठीक चल रहा है। यहाँ एक बैंक है जिसका नाम है आदर्श बैंक। शहर के लोग अपनी मेहनत की कमाई यहाँ जमा करते हैं। उन्हें लगता है कि उनका पैसा बैंक के लॉकर में सुरक्षित रखा है, लेकिन असलियत में बैंक के अंदर कुछ और ही चल रहा होता है। बैंक कभी भी आपका पूरा पैसा अपने पास नहीं रखता। यहाँ शुरू होता है फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग का खेल। अगर आप 100 रुपए जमा करते हैं तो बैंक सिर्फ 10 रुपए अपने पास रखेगा, बाकी 90 रुपए बैंक तुरंत किसी और को लोन पर दे देता है। बैंक इसी 90 रुपए पर ब्याज कमाकर अमीर बनता है। सुनने में ये मॉडल बहुत ही सिंपल और सुरक्षित लगता है, लेकिन आदर्श बैंक के मैनेजमेंट को और ज्यादा मुनाफा चाहिए था। अब कहानी में आता है एक खतरनाक मोड़। बैंक अब आम लोगों को नहीं बल्कि बड़े प्रोजेक्ट्स को पैसा देने लगा। उन्होंने रियल एस्टेट और जोखिम भरे स्टार्टअप्स में पैसा झोंक दिया, जहां मुनाफा तो बहुत था लेकिन रिस्क उससे भी ज्यादा था। बैंक को लगा कि ये बड़े खिलाड़ी कभी फेल नहीं होंगे, लेकिन अंदर ही अंदर बैंक की नींव कमजोर होने लगी थी। बाहरी दुनिया के लिए आदर्श बैंक अब भी सबसे भरोसेमंद था, पर क्या होता है जब वो बड़े प्रोजेक्ट्स डूबने लगते हैं, जब वो पैसा जो आपका था कभी वापस लौट कर ही नहीं आता। यहीं से शुरू होती है एक बैंक के बर्बाद होने की पहली प्रक्रिया, जिसे बैंकिंग की भाषा में द फर्स्ट क्रैक कहा जाता है। अगले भाग में देखिए कैसे एक छोटी सी खबर तबाही बन जाती है। अब कहानी उस दीमक की जो बैंक को अंदर से खोखला करता है। इसे बैंकिंग की भाषा में एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट कहते हैं। सरल भाषा में वो पैसा जो बैंक ने दिया तो था पर अब वापस नहीं आएगा। याद है आदर्श बैंक ने बड़े कॉर्पोरेट्स को लोन दिया था। मान लीजिए उन कंपनियों के बिजनेस प्लान पूरी तरह फेल हो गए। अब वो कंपनियां बैंक को किश्तें यानी ईएमआईज देना बंद कर देती हैं। यहीं से शुरू होता है विजय माल्या और नीरव मोदी जैसा बड़ा खेल, जब हजारों करोड़ रुपए लेकर बड़े खिलाड़ी देश छोड़ देते हैं। लेकिन रुकिए, बैंक इसे तुरंत दुनिया को नहीं बताता। वो अपनी बैलेंस शीट में इसे छिपाने की कोशिश करते हैं। बाहर से बैंक की बिल्डिंग अब भी चमक रही होती है, पर अंदर अकाउंट्स की फाइलें धीरे धीरे लाल हो रही हैं। ये लाल रंग बैंक के मुनाफे के खत्म होने का संकेत है। सिलिकॉन वैली बैंक यानी एसवीबी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। उन्होंने अपना पैसा ऐसी जगह निवेश किया जहां से वापसी मुश्किल थी। जब ब्याज दरें बढ़ी तो बैंक के निवेश की वैल्यू गिर गई। आम जनता को लगता है बैंक सुरक्षित है क्योंकि वो बड़ा है, पर इतिहास गवाह है कोई भी बैंक टू बिग टू फेल नहीं होता। धीरे धीरे बैंक की कैश यानी नकदी खत्म होने लगती है। अब बैंक नए लोन नहीं दे सकता और पुराने पैसे आ नहीं रहे। बैंक अब एक वेंटिलेटर पर पड़ी उस बॉडी की तरह है जो बाहर से तो ठीक दिख रही है पर सांसें थमने वाली हैं। इस स्थिति को छिपाने के लिए बैंक क्रिएटिव अकाउंटिंग का सहारा लेते हैं, पर सच को ज्यादा समय तक कैद नहीं किया जा सकता। जैसे ही कोई बड़ा निवेशक अपना पैसा निकालता है, सिस्टम में घबराहट की पहली लहर दौड़ जाती है और यही वो पल है जब दीमक अपना काम पूरा कर चुका होता है। अगले भाग में देखेंगे कैसे एक अफवाह पूरे बैंक को राख कर देती है। अब बैंक एक ऐसी दलदल में फंस चुका है जिसे लिक्विडिटी क्राइसिस कहते हैं। मान लीजिए आपने बैंक में 1 लाख रुपए जमा किए जो आप कभी भी निकाल सकते हैं। इसे बैंकिंग में लायबिलिटी यानी बैंक की जिम्मेदारी कहते हैं। अब बैंक ने वही पैसा किसी को 15 साल के होम लोन पर दे दिया। ये बैंक का एसेट है क्योंकि इससे उसे ब्याज मिलेगा। यहाँ पैदा होता है एसेट लायबिलिटी मिसमैच। लायबिलिटी आपका पैसा शॉर्ट टर्म है, कभी भी मांगा जा सकता है, लेकिन एसेट लोन लॉन्ग टर्म है जो सालों बाद वापस आएगा। जब तक सब कुछ नॉर्मल है, बैंक पुराने लोन की किश्तों से नए ग्राहकों को पैसा देता रहता है, पर जैसे ही बैंक के बैड लोन्स यानी एनपीए बढ़ने लगते हैं, ये लूप टूट जाता है। बैंक के पास कैश खत्म होने लगता है पर ग्राहकों की मांग बढ़ जाती है। अब बैंक अपनी संपत्तियां यानी एसेट्स बेचने पर मजबूर हो जाता है, लेकिन संकट के समय कोई भी बैंक की प्रॉपर्टी पूरी कीमत पर नहीं खरीदता। बैंक को 100 रुपए की चीज 40 रुपए में बेचनी पड़ती है। इस भारी घाटे की खबर धीरे धीरे गलियारों में लीक होने लगती है। सोशल मीडिया और व्हाट्सएप पर अफवाहों का बाजार गर्म हो जाता है। क्या हमारा पैसा सुरक्षित है? ये सवाल हर ग्राहक के मन में कौंधने लगता है। यहीं पर सरकार और रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की एंट्री होती है। वे बैंक के खातों की जांच शुरू करते हैं और प्रॉम्प्टली करेक्टिव एक्शन लेते हैं। बैंक पर कई तरह की पाबंदियां लगा दी जाती हैं, जैसे आप एक दिन में 10,000 से ज्यादा रुपए नहीं निकाल सकते। ये पाबंदी ग्राहकों की सुरक्षा के लिए होती है ताकि बैंक खाली न हो जाए, लेकिन आम जनता के लिए ये पाबंदी ही खतरे का सबसे बड़ा सायरन है। लोग समझ जाते हैं कि दाल में कुछ काला नहीं,
बल्कि पूरी दाल ही काली है। अब शुरू होती है वो घबराहट जो किसी भी बैंक को मिट्टी में मिला सकती है। बैंक को अब बेल आउट यानी किसी दूसरे अमीर बैंक की मदद की जरूरत है। पर क्या कोई दूसरा बैंक डूबते हुए जहाज पर सवार होना चाहेगा? अगर कोई खरीदार नहीं मिलता तो बैंक की मौत तय मानी जाती है। इस स्थिति को बैंकिंग की दुनिया में द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न कहते हैं। अगले भाग में देखिए वो पागलपन जिसे बैंकिंग इतिहास बैंक रन कहता है। अब हम उस मोड़ पर हैं जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं है। इसे कहते हैं द बैंक रन। ये बैंक की बैलेंस शीट की नहीं बल्कि भरोसे की हार है। मान लीजिए सुबह के 9 बजे हैं और व्हाट्सएप पर एक मैसेज वायरल होता है, आदर्श बैंक डूबने वाला है, अपना पैसा तुरंत निकाल लो। अब तर्क खत्म हो जाता है और डर शुरू होता है। लोग दफ्तर छोड़ते हैं, काम रोकते हैं और बैंक की ओर भागते हैं। जब आप बैंक पहुंचते हैं तो वहां पहले से ही सैकड़ों लोग जमा हैं। याद रखिए, बैंक के पास केवल 10% कैश ही रिजर्व में था। बैंक के मैनेजर चिल्लाते हैं, सब्र रखिए, सबका पैसा सुरक्षित है। लेकिन जब लोग देखते हैं कि बैंक के पास देने को कैश नहीं है तो वो घबराहट एक दंगे जैसी स्थिति में बदल जाती है। बैंक के लिए ये डेथ वारंट है, क्योंकि दुनिया का कोई भी बैंक एक साथ अपने सभी ग्राहकों को पैसा नहीं दे सकता। मार्च 2023 में सिलिकॉन वैली बैंक के साथ यही हुआ था। महज 48 घंटों के अंदर ग्राहकों ने $42 बिलियन निकालने की कोशिश की। ये इतिहास का सबसे तेज बैंक रन था, जिसे सोशल मीडिया ने और हवा दी। भारत में भी हमने येस बैंक के मामले में ऐसा ही नजारा देखा था, जब आधी रात को एटीएम के बाहर लंबी कतारें लग गई थी। लोग सिर्फ अपना पैसा बचाना चाहते थे, पर उनका यही डर बैंक की ताबूत में आखिरी कील साबित हुआ। अब बैंक का सिस्टम पूरी तरह फ्रीज हो जाता है। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन फेल होने लगते हैं, कार्ड्स काम करना बंद कर देते हैं। आदर्श बैंक अब आधिकारिक रूप से डिफॉल्टर बन चुका है। सवाल यह है कि क्या इस मलबे में से आपका पैसा बचेगा? क्या सरकार और रिजर्व बैंक अब भी इसे बचा सकते हैं, या फिर आम आदमी की जमा पूंजी हमेशा के लिए दफन हो गई? अगले भाग में समझेंगे बेल आउट का गणित और आपका सुरक्षा कवच। जब बैंक घुटने टेक देता है तब शुरू होता है ऑपरेशन रेस्क्यू। अब कमान पूरी तरह से रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के हाथों में होती है। सबसे पहले लगाया जाता है मॉरेटोरियम यानी पाबंदी। ये कड़वा घूंट है ताकि बैंक के बचे कुचे पैसे को बाहर जाने से रोका जा सके। लेकिन इस अफरा तफरी के बीच आपका सबसे बड़ा सवाल, क्या मेरा सारा पैसा डूब जाएगा? इसका जवाब छुपा है DICGC के पास। भारत में आपके बैंक जमा पर 5 लाख रुपए तक का बीमा होता है, यानी अगर बैंक पूरी तरह बर्बाद भी हो जाए तो 5 लाख रुपए मिलना तय है। लेकिन जिनके करोड़ों रुपए जमा हैं, उनके लिए स्थिति थोड़ी मुश्किल हो सकती है। अब आरबीआई बैंक को जिंदा करने के लिए 2 रास्ते अपनाता है। पहला रास्ता है द मर्जर यानी विलय। किसी डूबते छोटे बैंक को एक बड़े मजबूत बैंक के साथ जोड़ दिया जाता है, जैसे हाल के वर्षों में हमने कई सरकारी बैंकों के साथ होते देखा है। दूसरा रास्ता है बेल आउट, जहां सरकार या अन्य बैंक मिलकर पैसा डालते हैं। येस बैंक के मामले में SBI और अन्य बैंकों ने यही किया था। वे बैंक के शेयर्स खरीदते हैं और उसे नई पूंजी कैपिटल देते हैं। इसके पीछे मकसद सिर्फ बैंक को बचाना नहीं बल्कि पूरे सिस्टम को बचाना है, क्योंकि अगर एक बड़ा बैंक गिरा तो पूरी अर्थव्यवस्था ताश के पत्तों की तरह ढह सकती है। इस डर को सिस्टेमिक रिस्क कहा जाता है। आरबीआई का काम है उस भरोसे को बहाल करना जो बैंक रन के दौरान टूट गया था। धीरे धीरे पाबंदियां हटाई जाती हैं और बैंक फिर से सांस लेने लगता है। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि आप हमेशा सुरक्षित हैं? शायद नहीं, क्योंकि बचाव की भी एक भारी कीमत होती है। बैंक को बचाने के लिए जो पैसा इस्तेमाल होता है वो अंततः टैक्स पेयर्स का ही होता है, यानी बैंक की गलतियों की सजा कभी कभी हम सबको भुगतनी पड़ती है। पर क्या आप खुद को इस स्थिति से पहले ही बचा सकते हैं? क्या कोई ऐसे संकेत हैं जो इशारा करते हैं कि आपका बैंक खतरे में है? बिल्कुल हैं, और उनके बारे में जानना आपके लिए सबसे जरूरी है। चलिए वीडियो के आखिरी हिस्से में जानते हैं आपकी फाइनेंशियल सेफ्टी का मंत्र। तो सवाल यह है कि क्या हम हाथ पर हाथ धरे बैंक के डूबने का इंतजार करें? बिल्कुल नहीं। एक जागरूक निवेशक के तौर पर आप 3 चीजें चेक कर सकते हैं। पहला है बैंक का ग्रॉस NPA। अगर बैंक का NPA लगातार बढ़ रहा है तो समझ लीजिए दाल में कुछ काला है। दूसरा है कासा रेशियो। जिस बैंक का कासा रेशियो ज्यादा होता है उसके पास सस्ता फंड होता है और वो ज्यादा सुरक्षित है। और तीसरा, बैंक के मैनेजमेंट और खबरों पर नजर रखें। याद रखिए, बैंक डूबने की प्रक्रिया धीमी होती है लेकिन उसका अंत बहुत अचानक होता है। आदर्श बैंक जैसी कहानियां हमें डराने के लिए नहीं बल्कि सिखाने के लिए है। आपका पैसा आपकी कड़ी मेहनत का नतीजा है, इसकी सुरक्षा आपकी जिम्मेदारी है। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगी तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि सही जानकारी ही वित्तीय धोखाधड़ी के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार है। आपके हिसाब से आज के समय में आपका पैसा कहां सबसे ज्यादा सुरक्षित है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं, मैं हर कमेंट को पढ़ता हूं। ऐसे ही और गहरे विश्लेषण के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूं मनुजीत और आपसे मिलता हूं अगली इनसाइड स्टोरी में। तब तक के लिए सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।